हाय एवरीवन, माय नेम इज मिली और मैं 15 साल की हूँ। टेल मी, क्या आप अपनी मॉम पर गए हो या डैड पर? मे बी आपकी आंखें अपने डैड पर गई है और आपकी जो स्माइल है ना, ये आपकी मॉम पर गई है। लेकिन अगर आपका फेस अपने किसी भी एंसेस्टर से ना मिले तो क्या? शुड यू बी वरिड? इतनी जल्दी कंक्लूजन्स मत निकालिए। मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी बाकी की हार्बर फैमिली से इतनी अलग क्यों हूँ और आपको पता चल जाएगा कि असल में वो कौन है। मेरी मॉम का नाम जॉयस था और मेरे डैड को सब जिम बुलाते थे। हम एक छोटे से टाउन में रहते थे जहाँ मेरे पेरेंट्स हमेशा काम में बिजी होते थे। जिम फार्म पर काम करता था और जॉयस घर चलाती थी। अगर आपके पास अपना खुद का घर होता है तो आप हमेशा किसी न किसी काम में बिजी तो रहते ही हैं। मेरा छोटा भाई डस्टिन भी कभी खाली नहीं रहता था। स्कूल के बाद वो फौरन डैड की मदद करने में लग जाता था, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं घर का काम और मॉम की मदद करने में बोर हो जाती थी। मुझे तो बस अपने रूम में रहकर स्ट्रेंजर थिंग्स देखना बहुत पसंद था। एंड यू गॉट टू एग्री, ये उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली अगर आपके पास खाने के लिए वूपर्स और जेली वेली हो तो। एनीवे, एक दिन मैं किसी एपिसोड के बीच में थी और तभी मेरी मॉम ने मुझे फौरन आकर बर्तन धोने को कहा। बस बर्तन धोने के लिए मैं अपना शो बीच में छोड़ के आऊँ? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस दिन मेरी मॉम ने मुझे बहुत डांट लगाई। उन्होंने कहा कि मेरा कभी कुछ करने का मन ही नहीं करता और ऐसे आलसी की तरह पड़े पड़े मैं किसी काम की नहीं रहूंगी। मुझे अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा आया और इसीलिए मैंने खुद को अपने रूम में बंद कर लिया। वो लोग हमेशा मुझे परेशान क्यों करते थे? वो हमेशा मुझसे कुछ न कुछ करवाते रहते थे। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स और भाई हमेशा कोई ना कोई काम करते रहते थे और कभी भी आराम से नहीं बैठते थे, लेकिन मैं उनके जैसी नहीं थी और ना ही मैं बनना चाहती थी। आई वॉज डिफरेंट। और फिर मुझे शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उनकी अपनी बेटी नहीं हूँ। What if I was adopted? शायद इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं करते थे। मुझे लगा ऐसा तो हो सकता है। मैंने अपनी फैमिली पर गौर करना शुरू किया। मेरा भाई डस्टिन बिल्कुल मेरे डैड जैसा था, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल अलग थी। We had nothing in common। मेरे दिमाग में बार बार यही ख्याल आता था कि मैं उनसे इतनी अलग हूँ और इसी वजह से मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। तो आखिर में मैंने ये पता लगाने का फैसला किया कि मैं उनसे रिलेटेड हूँ या नहीं। मैंने कंघी से अपनी मॉम का बाल लिया और अपने डैड के नाखून का एक टुकड़ा लिया। जस्ट इन केस मैंने डस्टिन के भी कुछ बाल लिए। मैंने वो सारी चीजें एक छोटे कंटेनर में डाल दी और अपने नाखून का एक टुकड़ा भी रख लिया। मुझे पता था कि डीएनए टेस्ट में अपनी फैमिली के साथ मेरा रिलेशन पता लगने में वो चीजें काम आएंगी। A few days later, the results came in। मैं उनका वेट कर रही थी। मैंने ध्यान से रिजल्ट पढ़ना शुरू किया और फिर I was left speechless। मेरा शक सही निकला। जॉयस और जिम मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे। द मैच वॉज 0%। डस्टिन जरूर उनका बेटा था, लेकिन जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इतनी परेशान थी कि मैंने अपनी क्लास भी छोड़ दी। मुझे सोचने की जरूरत थी। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट क्यों किया था? उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेरे असली पेरेंट्स कहाँ थे? उस वक्त मुझे एल्विन की याद आई। शी वॉज अ गर्ल फ्रॉम द टीवी शो आई वॉज वॉचिंग। उसे उसकी फैमिली से चुरा लिया गया था और हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया जाता था। क्या पता जॉयस और जिम ने भी मुझे मेरे असली पेरेंट्स से चुराया हो ताकि वो मुझसे सारा काम करवा सके। इसीलिए तो वो मुझे लाइक नहीं करते थे और मेरे रियल मॉम और डैड मेरे खोने की वजह से अपने मैंशन में कहीं बैठकर रो रहे होंगे। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपने रियल पेरेंट्स का पता लगाऊंगी। आफ्टर ऑल वो मुझसे सचमुच प्यार करते होंगे और मुझे ऐसा कुछ करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे जो मैं नहीं करना चाहती थी। अनलाइक दोज मॉन्स्टर्स, जिम एंड जॉयस। मैं रीजनल स्टैटिस्टिक्स एजेंसी गई। डॉक्यूमेंट से मुझे पता चला कि मेरे रियल पेरेंट्स का नाम कैरन और मार्टिन राइडर था और वो पास के स्टेट में एक छोटे से टाउन में ही रहते थे। मुझे उनका पता मिल गया और उसके बाद मैंने भागने का प्लान बनाया। एक रात जब मेरे एडॉप्टिव पेरेंट्स नींद में थे, तब मैं घर से बाहर निकली और मैंने टैक्सी ली। मैं बेहद खुश थी क्योंकि मैं जल्द ही अपने असली पेरेंट्स से मिलने वाली थी। मुझे देखकर वो कितने खुश होंगे। मेरी मॉम मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगी और डैड मेरे लिए मैंशन का सबसे अच्छा रूम डेकोरेट करेंगे। उन हसीन ख्यालों में खोए खोए मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। सुबह टैक्सी ड्राइवर ने मुझे उठाकर बताया कि हम पहुंच गए हैं। आई लुक्ड अराउंड। हम किसी गंदे से ट्रेलर पार्क में थे। Did you drive me to the wrong address? ड्राइवर ने कहा कि वो मुझे वहीं लाया है जहाँ का मैंने उसे एड्रेस बताया था। मैंने अपने रियल पेरेंट्स के रहने की जगह के बारे में कुछ अलग ही इमेजिन किया था, बट दैट डिडंट स्टॉप मी और मैं उनका ट्रेलर ढूंढने लगी। मैंने उनके दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजा एक आदमी ने खोला जिसे देखकर लग रहा था कि वो नींद में है। गुड मॉर्निंग, आर यू मार्टिन राइडर?
उसने बेमन से हाँ में अपना सर हिलाया। माई हार्ट स्टॉप्ड। इट वॉज माई फादर। इतना जानते ही मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैं भागते हुए उनके पास गई। मैंने कहा कि मेरा नाम मिली है और मैं उनकी बेटी हूँ। तभी अचानक एक औरत सामने आई। वो चिल्ला पड़ी, मिली, ये सचमुच तुम हो? जरा देखो तुम कितनी बड़ी हो गई हो। इट वॉज कैरन राइडर, माई रियल मॉम। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मुझे ट्रेलर में ले गई। अंदर से वो काफी गंदा था, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स वहाँ पर मेरे साथ थे। मैं फाइनली उनसे मिलकर बेहद खुश थी। हमने एक दूसरे को बताया कि इतने सालों तक हमारी जिंदगी कैसी थी और हमने ढेर सारी बातें शेयर की। ऑफ कोर्स मैं उनके साथ ही रहने लगी। उसी दिन मेरी अडॉप्टिव मॉम जॉयस ने भी मुझे कॉल करके पूछा कि मैं कहाँ चली गई हूँ। अब मुझे उनसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने उन्हें बताया कि मुझे सब कुछ पता है। आपने मुझे मेरे रियल पेरेंट्स से इसलिए दूर रखा ताकि मैं आपके लिए काम कर सकूं। मैंने उनसे कहा कि मुझे मार्टिन और कैरन मिल गए हैं और अब फाइनली मैं खुश रहूंगी। मैं कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। I decided to start a new life. मार्टिन और कैरन ने ट्रेलर में मुझे रहने के लिए रूम दिया और मैंने पूरा दिन अपने फेवरेट टीवी शोज देखना शुरू किया। Of course, it wasn't what I expected. वहाँ कोई लग्जूरियस मैंशन नहीं था और ना ही हम बहुत सारी शॉपिंग करते थे, लेकिन मार्टिन और कैरन मेरे साथ अच्छे से रहते थे और वहाँ पर मैं अपनी मर्जी की मालिक थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। एक दिन हमारे यहाँ लोकल न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स आए। उन्होंने हमारी पिक्चर्स ली और बहुत सारे सवाल पूछे। मार्टिन और कैरन ने उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने मुझे खो दिया था और कैसे सालों बाद मैं वापस उन्हें मिली। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उनकी स्टोरी में बहुत सारी झूठी चीजें थी। Why were they lying? इंटरव्यू खत्म होने के बाद रिपोर्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को पैसे दिए। मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने मुझे पैसे कमाने का जरिया बना दिया था। मेरे डैड ने कहा कि अभी उन्हें पैसों की तंगी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। इसलिए फिर मैंने पेशेंट रहने का फैसला किया। उसके बाद से हम रेगुलरली अलग अलग पब्लिकेशंस और चैनल्स को इंटरव्यू देने लगे। मेरे पेरेंट्स सारे पैसे खुद रख लेते थे। एक बार हमें अपनी स्टोरी बताने के लिए एक टेलीविजन शो पर बुलाया गया। वहाँ पर मार्टिन और कैरन ने मेरे एडॉप्टिव पेरेंट्स को काफी बुरा भला कहा और कहा कि वो बहुत ही खराब लोग थे। I don't know, I didn't like it. They didn't even know them. इसके अलावा मुझे अचानक ये रियलाइज हुआ कि जॉयस और जिम उतने बुरे नहीं थे जितना मैं उन्हें समझती थी। उस पूरे टाइम के दौरान वो हर दिन मुझे कॉल करते थे, लेकिन कभी मैंने उनका फोन नहीं उठाया। शाम को मार्टिन और कैरन ने ट्रेलर में अपने फ्रेंड्स के लिए एक बड़ी सी पार्टी रखी। मैंने उन्हें अपनी आंखों से अपने सारे पैसे उड़ाते हुए देखा जो उन्हें शो से मिले थे। तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि उन्हें पैसों की तंगी क्यों रहती थी। वो कोई भी काम नहीं करना चाहते थे और हर वक्त अपने बुरे नसीब को कोसते थे। अपने रियल पेरेंट्स के बारे में मुझे ये काफी बुरी चीज पता चली थी। उस समय मुझे समझ आया कि मैं कितनी गलत थी। वो वैसे माँ बाप नहीं थे जिनके साथ मैं रहना चाहती थी। मुझे अपनी बेवकूफी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, सो आई डिसाइडेड टू लीव। लेकिन जब मैंने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया तो मार्टिन ने गुस्से में मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग? हमने अभी तक तुमसे पूरे पैसे भी नहीं निकाले हैं। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। मैंने रेजिस्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे रूम में ही बंद कर दिया। दरवाजे से मैंने कैरन को हंसते हुए सुना। वो कह रही थी, दैट नाइस गर्ल विल ब्रिंग अस अ लॉट ऑफ इजी मनी। मैं कितनी स्टूपिड थी। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि रियल मॉन्स्टर्स तो वो थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं पूरी रात रोती रही और सुबह तक मुझे नींद आ गई। लेकिन ट्रेलर की खिड़की पर किसी के टक टक की आवाज से मैं उठ गई। मैंने बाहर देखा और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इट वॉज डस्टिन। लेकिन उसने मुझे कैसे ढूंढा? मेरे भाई ने मुझे शांत रहने के लिए कहा और धीरे से खिड़की खोली। उसने ट्रेलर से बाहर निकलने में मेरी मदद की और कहा कि मेरे रियल पेरेंट्स के उठने से पहले हमें वहाँ से भागना होगा। I was so happy to see him. डस्टिन ने मुझे मुस्कुराकर कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। हम घर जाने के लिए एक टैक्सी में बैठ गए। पूरे रास्ते मैं सोच में डूबी रही। I felt so ashamed. मैंने जिम और जॉयस को कितना कुछ कहा था। मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी और वो मुझे क्या कहेंगे? मैंने सोचा कि शायद वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे और फिर किसी ऑर्फनेज में रहने को मुझे भेज देंगे। अगर उनकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी वही करती। उस टाइम मुझे अपने आप से नफरत हो रही थी। घर पहुंचने पर मेरी कार से बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बहुत देर तक वहीं पर बैठी रही, लेकिन एंड में मुझे बाहर आना पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स से क्या बोलूं, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे तुरंत गले लगा लिया और कहा,
वी आर सो ग्लैड टू हैव यू बैक। हम कितना परेशान थे। उनकी बात सुनकर मैं रो पड़ी। मैंने उनसे इतनी काइंडनेस की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने मुझे तुरंत माफ कर दिया और वो मुझसे गुस्सा भी नहीं थे। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि जिम और जॉयस सचमुच मुझसे बहुत प्यार करते थे, which means they are my real and only parents। अब मुझे रियलाइज होता है कि क्यों वो मुझे हमेशा काम करने के लिए कहते थे। Obviously ऐसा इसलिए था ताकि मैं बड़े होकर मार्टिन और कैरन की तरह लेजी ना हो जाऊं। And you know what? अब से मैं उनकी हर बात मानूंगी। Anyway, मेरी स्टोरी तो यहीं खत्म होती है और अब मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, although I don't want to। प्लीज इस वीडियो को अपना लाइक देकर मुझे सपोर्ट करें और अगर आपको भी कभी कोई ऐसा काम करना पड़ा जो आप नहीं करना चाहते थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।